स्वागत है सभी का। चलिए आपके सीजीटेट एग्ज़ाम और छत्तीसगढ़ में शिक्षा भर्ती एग्ज़ाम के लिए हिंदी की एक नई शुरुआत करते हैं। हम एमसीक्यू का ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और एमसीक्यू के साथ ही साथ आपको थ्योरी बताते चलेंगे, रूल्स क्या है उसको बताते चलेंगे और जो क्वेश्चन होगा उसके आस-पास की चीज़ों को भी आपको बताते चलेंगे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी करते जाएँगे जो हम आपको बताएँगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे आपको एक तालिका दिख रहा होगा। वर्गीय व्यंजन जिसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन उसका, जो कि 25 है। यहाँ से भर-भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप कुछ चीज़ों को समझेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसमें ये वाला क्या है, इसको आप पहला वर्ग मानेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका पहला वर्ग है। ये बहुत मोटा है, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। ये आपका पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है और चौथा वर्ग और ये पाँचवाँ वर्ग। क्लियर है? अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जो पहला और दूसरा वर्ग में जो भी वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ग में जो भी वर्ण है, ये कैसे है? तो ये है अघोष। और उसके बाद जो तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ग में जो भी वर्ण आएँगे, ये सभी कैसा है? तो ये है घोष वर्ण। ये चीज़ आपको याद रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको इसमें याद रखना है, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, जो पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ग है, ये कैसे है? तो ये अल्प प्राण है। कैसे है? तो ये है अल्प प्राण, मतलब इसके उच्चारण में कम वायु निकलता है। उसके बाद जो दूसरा और चौथा वर्ग में जो भी वर्ण आएँगे, वो है महाप्राण। यहाँ से भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ आप इसमें क्लियर रखेंगे, क्या? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठव्य, थ्रोट। क्लियर है? क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है, वो है च वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य। इसमें कौन-कौन से वर्ण हैं? च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य, रूफ ऑफ माउथ। इसमें कौन-कौन से वर्ण हैं? तो आप देख सकते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। चौथा वर्ग है त वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य, इसे आपको याद रखना है। इसमें कौन-कौन से वर्ण हैं? तो इसमें है त, थ, द, ध, न। फिर है पाँचवा प वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, जिसे आपको याद रखना है। इसमें है प, फ, ब, भ, म। ये टेबल आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इतना पता है तो भी आप वर्णमाला से आने वाले बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। चलिए, अब इतना आप समझ गए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है, इसे आपको पूछा गया है। महाप्राण कहने का मतलब वे वर्ण जो वर्ग 2 और 4 में आएँगे। वर्ग 2 और 4 में आपको ढूँढना है, तो देखिए त, थ, द, म, प। आप इस तरीके से मिलाते चलेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर कौन-सा होगा? तो आंसर डी राइट होगा, क्योंकि देखिए इसका नियम क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है और हकार की ध्वनि सुनाई देती है, वो क्या होता है? महाप्राण ध्वनि होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन मतलब ये श, श, श और ह, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो महाप्राण कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन है, मतलब ये चारों, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। इसमें य का उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, ईचु यासानम तालव्य, जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे? चलिए थोड़ा देर इंतजार कीजिए, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो देखिए इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईचु यासानम तालव्य। आपको इतना याद रखना है और आपको तालव्य से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण याद रहेंगे। जैसे ई से दोनों ई, छोटा ई और बड़ा ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य। उसके बाद च मतलब च वर्ग, च वर्ग में 5 वर्ण आएँगे, च, छ, ज, झ, ञ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य। उसके बाद य मतलब य का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य। फिर है ये शक्कर वाला श,
तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। आपको किसका पूछा गया है? आपको पूछा गया है य का, तो आप आसानी से बता सकते हैं। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, मतलब तालु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो जिस व्यंजन का उच्चारण कंठ द्वार मतलब काकल से होता है उसे क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से ह को काकल्य वर्ण माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसे स्वर यंत्री व्यंजन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, र का विवरण है। र का विवरण पूछा गया है, तो आपको क्या क्या पहचानना है इसमें? वत्स, लुंठी, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन कैसे है, क्या है, कौन कौन सा क्वालिटी उसका है, वो आपको बताना है। तो देखिए पहला है वत्स। तो वर्त से क्या होता है? मसूड़े का स्पर्श, जैसे र, ल, श, ज, न इन वर्णों में होता है। लुंठित क्या होता है? उच्चारण में जीभ लुढ़क जाती है, जैसे आप र बोलेंगे तो जीभ लुढ़क जाता है। सघोष क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं इसमें य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो र भी आ गया, मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल में। उसके बाद अल्प प्राण, कम हवा निकलती है, जैसे अंतस्थ व्यंजन में होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? य, र, ल, व। तो र का विवरण पहला ही वेरीफाई करते हैं, वर्त्स, लुंठी, सघोष और अल्प प्राण। क्लियर है? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व 4, और ऊष्म वर्ण भी है तीनों, स और ह, मतलब टोटल कितने? तो अंतस्थ है 4 और ऊष्म है 4, मतलब टोटल 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो देखिए वृत्ताकार, निम्नुनासिक, समवृत्त या अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है? जब हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है तब क्या होता है? अनुनासिक होता है। लेकिन जब हवा केवल मुंह से निकले तो क्या होता है? निर्नुनासिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे अ, आ, ई, ये सभी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अर्धविवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आप ऐ, औ, आ ऐसा जब बोलते हैं तो ये क्या है? अर्धविवृत स्वर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऐ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? आपको चार चार वर्ण दिया गया है यहाँ पे। उस ऑप्शन का आपको चुनना है जिसमें सभी स्पर्श व्यंजन हैं, जैसे क, च, प और द। ह, श ये स्पर्श व्यंजन है क्या? जी नहीं। यह स स्पर्श व्यंजन है क्या? जी नहीं। ल और ह स्पर्श व्यंजन है क्या? जी नहीं। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। क, च, प और द ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये तालिका याद होना चाहिए, आसानी से बना लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? जिस वर्ण का उच्चारण दांत और होंठ के मिलने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है इसमें, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका दिल्ली, जैसे दिल्ली और पक्का। तो दिल्ली में देखिए जो ल है वो ल से मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन या फिर युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है युग्मक ध्वनियाँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। 4 ऑप्शन में आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें सभी वर्ण महाप्राण हैं। अब महाप्राण मैंने आपको बताया था कौन-कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ग। जो दूसरा और चौथा वर्ग में जो वर्ण है वो क्या है? महाप्राण है। तो उसी में से आपको छाँटना है। आपको ये तालिका पता होगा तो आप आसानी से बता पाएँगे, बेहद ईज़ी है। क्लियर है? तो इसमें आप ध्यान देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ख, छ और ठ ये क्या है? महाप्राण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य क्या होता है? जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से हो, दोनों के सहयोग से हो। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऐ और ए। कैसे बना है ये? अगर हम बात करें ऐ का तो ये कैसे बना है? अ और ई के मिलने से बना है।
अ और ई के मिलने से बना है, तो अ का उच्चारण स्थान इसमें होता है कंठ, क्लियर है? और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। और आपसे पूछा ही क्या है? कंठ तालव्य। तो जब ये दोनों इनसे मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण स्थान मिलकर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ये चारों क्वालिटी आपको मैच करना है और फिर राइट आंसर को देना है। आपको ये तालिका पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे। पहला कंडीशन क्या है? स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, मतलब इस तालिका के अंदर आना चाहिए। कंठ्य ध्वनि होना चाहिए, मतलब अब आपको सिर्फ इतना को देखना है, बाकी को आपको नहीं देखना है। क्लियर है? अघोष और महाप्राण। अघोष कहने का मतलब क्या है? पहला और दूसरा को बस आपको देखना है। अघोष मतलब पहला और दूसरा वर्ग को बस देखना है, बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवां को आपको नहीं देखना है। महाप्राण, महाप्राण कहने का मतलब आपको सिर्फ़ दूसरा वर्ग को देखना है, पहला को भी हटा देना है। अब देखिए इसमें इन पाँचों वर्ण में जो मिल जाए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचों कहाँ? एक वर्ण बचा क्या? ख। मैं भी गलत बोल रहा था, एक ही बचा क्योंकि इधर को तो हमने पहले ही काट दिया है ना, तो एक ही बचा ख। तो ख दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए ही ख है जो कि राइट आंसर है। एकदम आसान है। कैसा लगा? कतई आसान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? जो संयुक्त स्वर है वो आपको बताना है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं वे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ऐ, ऐ, औ और औ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है, सजाती स्वर है। जबकि औ क्या है? एक संयुक्त स्वर है और विजाती स्वर है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औ। संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब इसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्ष पढ़ देंगे, लेकिन ये अक्ष नहीं है, ये है क्ष। क्या है? क्ष। ये किससे मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना होता है क और ये स से। कहीं-कहीं पे इसे ऐसा भी लिख दिया जाता है क उसके बाद आधा स उसके बाद अ। तो दोनों करेक्ट हैं। क्लियर है? दोनों करेक्ट हैं। ये बना किससे है? तो इससे मिलकर बना है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में आपको 2 वर्ण दिए गए हैं, तो 2 वर्ण के साथ जाएँगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन, वर्णमाला कहेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान है काकल्य। ये मुख्य रूप से ये जो लाइन हमने पढ़ा किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो ह वर्ण की ओर संकेत कर रहा है। और ह वर्ण क्या है? सघोष है, कंपन युक्त है और उच्चारण स्थान के आधार पर इसे काकल्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? ये तो बेहद सिंपल है। उनको बोला जाता है गुरु स्वर। क्लियर है? देखिए, ह्रस्व से दोगुना समय लगने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं और छंद शास्त्र में दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहा जाता है। ऑप्शन में आपको गुरु स्वर दिया गया है, तो गुरु स्वर पे टिक करेंगे। दीर्घ स्वर दिया गया है, तो दीर्घ स्वर पे टिक करेंगे। दोनों करेक्ट हैं। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऊष्म, उच्छिप्त और पार्श्विक और सघोष। किसके आधार पर? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर बोला गया है। तो देखिए, ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक उच्चारण प्रयत्न इंटरनल एफर्ट के आधार पर वर्गीकरण है। सघोष और अघोष स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण है, न कि मुख्य उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें जो सघोष है वो कट जाएगा। पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? अगेन सवाल में नहीं है पूछा गया है। तो स्वर का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, ह्रस्व होता है और प्लुत भी होता है और संयुक्त भी होता है। ये सभी क्या है? स्वर के प्रकार हैं। द्वित्व है क्या? द्वित्व स्वर का प्रकार नहीं है। द्वित्व व्यंजनों का गुण है। जैसे आप बच्चा बोलेंगे तो उसमें द्वित्व गुण है, स्वरों का नहीं है ना ये। तो पूछा नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है? जी नहीं। बिना किसी की सहायता से होता है? बिल्कुल करेक्ट बात है। व्यंजनों की सहायता से होता है? जी नहीं। अनुस्वार की सहायता से होता है? जी नहीं। स्वरों का उच्चारण इंडिपेंडेंटली होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है? वेरी सिंपल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द में जो प्रयुक्त वर्ण है, मतलब स्वर और व्यंजन, उसको अलग-अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। और एक साथ लिखना क्या कहलाता है? तो वर्ण संयोग कहलाता है। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? 1, 4, 3, 2 कितने वर्गों में बाँटा गया है? तो 2 वर्गों में बाँटा गया है। एक अघोष और दूसरा सघोष या घोष। क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें मुख्य रूप से 2 आते हैं, एक अनुस्वार और विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, लेकिन ये व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए ना तो इन्हें पूर्णतः स्वर मानते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अयोगवाह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कहने का मतलब आपको ये वाला वर्ण देखना है। अब इसमें जो भी वर्ण दिख रहे हैं 5 वर्ण, उसमें से आप मिला लीजिए, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा वो करेक्ट हो जाएगा। म कट गया, झ दिख रहा है क्या? यस, झ इसमें दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा झ। बेहद ईज़ी, बेहद आसान। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको क्या पता होना चाहिए? ये तालिका पता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग, न ये सब नहीं होगा। क्लियर है? इनमें कौन-सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? जो नहीं है उसे आपको पूछा गया है। तो अगेन आपको अच्छे से समझ के सवाल का जवाब देना है। व्याकरण में कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, दंत आदि उच्चारण स्थान होते हैं। ग्रीवा, गर्दन नाम से कोई तकनीकी उच्चारण स्थान वर्णमाला में नहीं है, उसी का आपको पूछा गया है। तो ग्रीवा इसमें से कट जाएगा। कंठ ध्वनि भी है, दंतोष्ठ्य भी है और मूर्धा ध्वनि भी है। हमने अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को। आप यहाँ तालिका में भी देख सकते हैं। कंठ भी है, मूर्धा भी है और दंत्य भी है, ओष्ठ भी है और तालव्य भी है। ग्रीवा है क्या कहीं पे? नहीं है। तो पूछा वही है। तो ग्रीवा नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है, क्योंकि सवाल में पूछा ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सवाल है ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? ये आपको बताना है। तो इसे याद रखने का भी ट्रिक है। चलिए मैं यहाँ पे ट्रिक को लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, इसे आप इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। लिटू लसानम दंतव्य। आपको ये ट्रिक याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है। 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बोल के प्रैक्टिस करेंगे, देन डेफिनिटली ये आपको याद हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे तो आप ये दंत्य से जो उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे इसमें ऋ आएगा और त वर्ग कहने का मतलब ये 5 वर्ण त, थ, द, ध, न। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतव्य। उसके अलावा ल और स, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? दंतव्य। और आपसे पूछा ही किसका है? तो ल और स का। तो आसान है, दंत्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? जो घोष वर्ण है उसे आपको बताना है। घोष कहने का मतलब क्या हुआ? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहने का मतलब इस बक्से के अंदर जो वर्ण है वो सभी क्या है? घोष वर्ण है। तो देख लीजिए, ग है क्या? यस, यहाँ पे ग तो दिख गया। च है क्या? च तो बाहर है। ख बाहर है। उसके अलावा क भी बाहर है। ग ही इस बक्से के अंदर मिला हमको, तो सो सिंपल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आसान है। आपको कुल मिला के बात ये है कि ये तालिका आपको क्लियरली पता होना चाहिए अच्छे से। इसी तालिका से बहुत से सवाल बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? क्या पूछा गया है आपको? अनुनासिक। और अनुनासिक क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है।
जिनके उच्चारण में जो हवा है नाक और मुंह दोनों से निकले वो क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। तो इसमें अगेन आपको तालिका याद रखना है। तालिका में क्या? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो तालिका में ये जो पांचवा वर्ण दिख रहा है, पांचवा वर्ग किस मतलब सभी वर्ग के अंतिम अक्षर, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर कैसा होता है? तो ये होता है अनुनासिक वर्ण। कैसा होता है? अनुनासिक। क्लियर है? याद रहेगा। ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ये अनुनासिक है ना? क्लियर है? मनुनासिक मत पढ़ देना। तो अंग, य, ण, न और म। अब यहाँ पे देखिए सवाल में आपको ऑप्शन में क्या-क्या दिख रहा है? तो थ नहीं होगा, ब नहीं होगा, प नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। म कैसा वर्ण है? तो ये एक अनुनासिक वर्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? अब दंत्य वर्ण पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिट्टू लसानम दंतव्य। तो लिट्टू लसानम दंतव्य में कौन-कौन सा आता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। त, थ, द, ध, न, ल और श और ये लृ। तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा वर्ण आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है स, जो कि आता किसमें है? लिट्टू लसानम दंतव्य में। तो दंत्य वर्ण कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा श। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, लेकिन प्रश्न में सार्थक पूछा गया है जिसका अर्थ हो। तो अर्थ के स्तर पर सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। और सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप ध्वनि या वर्ण को बोल सकते हैं, लेकिन सार्थक बोला जाए तो सार्थक कहने का मतलब जिसका अर्थ हो तो वो होगा शब्द। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ये आपसे पूछा गया है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो हमने आपको पहले ही बताया है, ये जो वर्ण है ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है आधा क और इस षटकोण वाले श से। या फिर कहीं-कहीं पे आपको ऐसा भी दिख सकता है इसका वर्ण विन्यास इस तरीके से, और इसको भी ऐसे अलग कर दिया जाता है। तो ये दोनों तरीके से आपको दिख सकता है। तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा आपको? तो ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर ऐ ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमने आपको पहले ही बता दिया है कंठ तालव्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको ये तालिका पता होना चाहिए, आप आसानी से बता देंगे। टोटल ये 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो 5 गुणा 5 करेंगे तो आंसर निकल आएगा 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है टोटल वर्गीय व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन कितना है? तो 25 कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर म तक। इसे भी पूछ दिया जाता है कभी-कभी, तो इसे भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है? तो प्लुत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक या संपृक्त? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से जुड़ी हो, यहाँ पे देखिए जो म है वो स और ब से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है? संपृक्त ध्वनि होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ऐसी कौन-सी 2 मात्राएँ हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? सवाल वही है जो हमने पहले कर चुका है, घुमा-घुमा के पूछा जाता है। तो ये अयोगवा है, इनकी मात्राएँ बिंदी और विसर्ग प्रयोग होती है, पर ये मूल स्वर में गिनती नहीं होती। मतलब बात किसका चल रहा है? तो ऑप्शन सी का अम और अह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन-कौन सा? तो लिख देता हूँ यहाँ पे। एक हो जाएगा अ, दूसरा हो जाएगा
ई छोटा वाला, तीसरा हो जाएगा छोटा ऊ और चौथा हो जाएगा एक री। ये चारों क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो राइट आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन डी 4। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, इसे कहा जाता है वर्णमाला, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। तो इसके लिए आपको ये तालिका पता होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये तालिका बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए ढ वर्ण कहाँ पे मिला आपको? तो ढ वर्ण है यहाँ पे। तो अब आप किसको देखना है? बस इतना को देखना है, बाकी चीज़ें आपको इग्नोर कर देना है इस तालिका से। क्या पूछा गया है? वर्ग, तो वर्ग तो हमें मिल गया ट वर्ग। ट वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा मतलब ऑप्शन ए, डी और बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद उच्चारण स्थान पूछा गया है, जो कि यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है। तो उच्चारण स्थान इसका क्या है? मूर्धन्य है। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तालिका में ही दिया गया है। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द, अ और क, श, अ, इससे क्या शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। कुल मिला के बात किसका चल रहा है? आपको करना है यहाँ पे वर्ण संयोग। जो स्वर व्यंजन अलग अलग है उसे आपको जोड़ना है, और जोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण संयोग कहलाता है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे द, और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? अक्ष। ये क्या बनेगा? क्ष। वैसे तो इसे अक्ष नहीं कहेंगे, ये क्या बनेगा? क्ष। तो राइट आंसर क्या बनेगा? दक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आसान है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहा जाता है, उसे बोला जाता है स्वर। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, उसे आपको बताना है। देखिए हिंदी वर्णमाला के अक्षर सामान्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो छोटा ई और बड़ा ई है और री, इसको स्त्रीलिंग माना जाता है। तो ऑप्शन में री तो नहीं दिया गया है, लेकिन छोटा ई और बड़ा ई दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको री दिखे तो वो भी इसी में आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है? दंत्य, वर्ज्य, कंठ, तालव्य, उच्चारण स्थान दिया गया है। तो च वर्ग, ये रहा भाई च वर्ग। देख लीजिए तालिका से किस में आ रहा है? सो सिंपल, तालव्य में आ रहा है। तालव्य कहीं दिख रहा है क्या? तो यस दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन डी में। कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो, इस तालिका से ही भर भर के क्वेश्चन बनता है, तो तालिका आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है। किसका किसका सहायता लिया जाता है? तो कंठ और तालु का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, टोटल स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? तो आप सभी को पता ही है कितने स्वर हैं? 11 हिंदी में बोला गया है ना, स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य, कंठव्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ है। तो देखिए ईचो या सानम तालव्य, मैंने एक ट्रिक आपको पहले ही बता दिया है। तो ये किस में आएगा? तालव्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। एक ही ध्वनि या वर्ण दो बार आए, जैसे कि दिक्कत, दिक्कत में क दो बार आ रहा है ना? तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। इसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, पर तकनीकी वर्गीकरण में इसे युग्मक ही माना जाता है। युग्मक शब्द सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है? युग्मक और द्वित्व दोनों है। तो हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे युग्मक को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ण आपको दिया गया है, और इस 4 वर्ण में आपको 4 सवाल पूछा गया है। ओष्ठ भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। अब स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो इस तालिका में आना चाहिए। ओष्ठ की अगर हम बात करें
तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, बाकी तालिका को इग्नोर कर देंगे। समझ में आया? अल्प प्राण कहने का मतलब क्या हुआ? अल्प प्राण कौन-कौन से होते हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया है 1, 3, 5 मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा। ये और ये नहीं हो सकते। अघोष, अघोष कहने का मतलब यहाँ पहले और दूसरे वर्ग में ही आना चाहिए। ये वाला और ये वाला नहीं होगा। तो बचा एक ही, कौन बचा? तो प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। बेहद आसान है, बस समझना है चीज़ों को। ये तालिका बेहद इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? बार-बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, आपको ये तालिका पता होना चाहिए और टेक्निक भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कौन अघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है और कौन नासिक है, कौन अनुनासिक है, कौन निम्नुनासिक है, ये सभी चीज़ें आपको बता दिया गया है। उच्चारण स्थान का भी ट्रिक आपको बताया जा रहा है साथ ही साथ। चलिए आगे जाते हैं। लुंठित ध्वनि है। लुंठित प्रकंपित ध्वनि पूछा जाए जिसमें जीभ लुढ़क जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है कौन-सा है? र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु कहने का मतलब आपको तालिका में जो दूसरा वर्ग है उसे याद रखना है, मतलब च वर्ग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इन पाँचों में से कौन-सा वर्ण पूछा गया है। क नहीं होगा, ढ नहीं होगा, म नहीं होगा। यहाँ पे छ है जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईज़ी है? डेफ़िनेटली ईज़ी है, बशर्ते आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? जो स्त्रीलिंग नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए ई, ई और री स्त्रीलिंग वर्ण हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ई और ये बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई स्त्रीलिंग है। हमने आपको वहाँ पे बताया था अगर आपको री भी दिखे तो उसे भी आपको स्त्रीलिंग में शामिल करना है। तो हम इसे भी स्त्रीलिंग में शामिल करेंगे। सवाल में जो स्त्रीलिंग नहीं है उसे पूछा गया है। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 53 क्वेश्चन देखे जो कि हिंदी वर्णमाला के थे और साथ ही साथ आपको बहुत से कॉन्सेप्ट बताते गए और क्वेश्चन के आसपास की चीज़ों को ही बताया। एंड डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और बाकी इस तरह की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।